दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्रश्न पत्र का लेवल और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी होती है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजकीय डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा राजनीति विज्ञान का वर्ष 2013 का प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगें उनको अलग से नोट भी करते चलिए ताकि परीक्षा के समय रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। ये कथन किसका है? एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पामर एवं पार्किंस, मार्गेनथाउ, स्लीचर और आर्गेन्स्की। दोस्तों सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में आप जानते हैं कि ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए, यानी किसी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा और सभी राष्ट्र उस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। तो ये तो सामूहिक सुरक्षा का जो है मुख्य सिद्धांत है। लेकिन ये जो हम कथन पढ़ रहे हैं कि एक सभी के लिए सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन दोस्तों मार्गेनथाउ का है। हैंस जे मार्गेनथाउ का कथन है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। दोस्तों ये कथन जो है यथार्थवाद के व्याख्याता मार्गेनथाउ का है और सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए निरंकुश संप्रभुता यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, इसका सर्वाधिक सशक्त समर्थक ऑप्शन है आपके हाब्स, लाक, रूसो और उपर्युक्त सभी। तो इसमें निरंकुश संप्रभुता का समर्थक हाब्स था। दोस्तों आप जानते हैं कि हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसने निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो संप्रभु को सर्वोच्च अधिकारी मानता है और उसके आदेश ही कानून है, उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। अगला प्रश्न है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न कई बार आप याद कीजिए तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी आदि में भी कई बार पूछा जा चुका है। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता यानी लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के मध्य भेद याद रखिएगा एवी डायसी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? बहुलवादी चिंतक देखिए कोल, बोदा, लिंडसे और बेब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बोदा जो है संप्रभुतावादी विचारक है, बोदा बहुलवादी विचारक नहीं है। GDH कोल, लिंडसे, बेब्स, लास्की, बार्कर और मेटलैंड ये सभी विचारक बहुलवाद की श्रेणी में आते हैं। लेकिन बोदा जो है, बोदा ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और ये बहुलवादी चिंतक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है तो राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, यथास्थिति के औचित्य को बताना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपके बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा और दया। तो सही उत्तर है दोस्तों, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा या सहमति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटी या संवैधानिक राजतंत्र। पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति आप जानते हैं अरस्तु के द्वारा दी गई थी। पॉलिटी को वो संवैधानिक जनतंत्र की बात करता है। तो पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। ये कथन किसका है?
तो हमने प्रश्न में ही चर्चा कर दिया था कि पॉलिटी अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। ये कथन प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु का है। और अरस्तु जब अपने राज्य और संविधान का वर्गीकरण करता है तो पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से सर्वाधिक अस्थायी और व्यवस्थित रूप की शासन व्यवस्था मानता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गांधी के स्वराज की अवधारणा है? देखिए, ऑप्शन है आपके कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन और सत्ताधारी का शासन। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वशासन। स्वशासन जो है या होम रूल या स्वशासन जो है दोस्तों, ये जो है गांधी के स्वराज की अवधारणा है। गांधी न तो कानून के शासन की बात करते थे, ना ही योग्य व्यक्तियों के शासन या सत्ताधारी के शासन की बात करते हैं, बल्कि उन्होंने स्वशासन की बात की है। स्वशासन का अर्थ है कि अपने लोगों द्वारा खुद अपने ऊपर शासन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वो कौन सी अवधारणा थी? ऑप्शन है आपके संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता और देश का विभाजन। तो दोस्तों इसमें गांधी और नेहरू के विचार अलग अलग होते हुए भी वे पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल देते थे। पंथ निरपेक्ष समाज ये कि जो है राज्य का कोई अपना धर्म न हो और राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण न दे, या फिर समाज में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और सबके साथ समान जो है आदर भाव और सहिष्णुता की भावना बनाए रखी जाए। तो गांधी और नेहरू समाज में पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर सहमत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो से संबंधित कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अत्यधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, बार्कर, मैक्सी और रूसो। तो सही उत्तर है ये कथन मैक्सी का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके जोड, सेबाइन, अरस्तु और सिनक्लेयर। तो सही उत्तर है दोस्तों सेबाइन। सेबाइन का कथन है कि प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है या जस्टिस थियरी है प्लेटो का, ये स्थिर है, आत्मानुवादी है, अनैतिक है, अव्यवहारिक और ये मनोविज्ञान के आधार पर भी नहीं यानी अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। ये कथन किसका है? तो क्रांति का कारण असंतोष और असमानता है, ऐसा विचार अरस्तु ने दिया है। तो सही उत्तर है अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण सदैव असमानता या गैर बराबरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न एक कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। तो ये कथन कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है, ये रूसो का है। रूसो मानता है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न दोस्तों एक कथन है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। ये किसका कथन है? तो विचारक हैं इनिंग, गैटिल, फास्टर और कोकर। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन कोकर का है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। अगला प्रश्न है एक कथन ही है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके मैकबर्न, लूथर, लास्की और डनिंग। तो दोस्तों सही उत्तर है मैकबर्न। मैकबर्न एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मानते हैं कि उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन है आपके हाब्स, लाक, रूसो और मैकियावेली। तो सही उत्तर है मैकियावेली जो है दोस्तों अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है।
अगला प्रश्न है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है निरंकुश संप्रभुता के महानतम प्रवर्तक हाब्स का है। हाब्स का मानना है कि वास्तविक कानून जो है उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सही उत्तर है A.F. बेंटले जो है ये प्रेशर ग्रुप्स का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला जो है प्रमुख विचारक है और इसने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह और हित समूहों की विस्तृत व्याख्या की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कौन यानी एक गैप है, कदाचित महानतम है। तो दोस्तों सेबाइन के अनुसार अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हाब्स जो है हाब्स कदाचित महानतम है। ये कथन महत्वपूर्ण विचारक जॉर्ज एस सेबाइन का है। अगला प्रश्न एक कथन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। ये कथन किसका है? तो याद कीजिए रूसो ने अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के हाथों में अपने को अर्पित नहीं करता है। तो यही सामान्य इच्छा का सिद्धांत है और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा भी इसी कथन से व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को पहुंचाने वाले को नहीं भूल सकता है? तो ये प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वह क्या था? ब्रिटेन में आम चुनाव, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी, स्वराज दल को कमज़ोर करना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो दोस्तों सही उत्तर है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी जो है ये साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि ब्रिटेन में आम चुनाव, स्वराज दल को कमज़ोर करना और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना ये सभी साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रमुख कारण हैं। अगला प्रश्न है, रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। तो ये प्रसिद्ध विचारक वाहन का कथन है। वाहन का मानना है कि रूसो का जो संप्रभु है वो हाब्स के लेवायथन जैसा है लेकिन उसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अच्छे जीवन के बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना, ये कथन दोस्तों T.H. ग्रीन का है। T.H. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि राज्य का जो कार्य है वो व्यक्ति के मार्ग में या व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दोस्तों मैकियावेली, तो मैकियावेली का मानना था कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मिल का क्या मानना है? तो मिल का मानना है दोस्तों J.S. मिल का कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन T.H. ग्रीन कहते हैं कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है और बेंथम कहते हैं कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी की कविता। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबकी इच्छा है। दोस्तों ये सबकी इच्छा है ये कथन सही नहीं है, बल्कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है ये जनहित में लोगों की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सामान्य जनता का हित करना होता है और ये अस्थायी होती है और सबके हित के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो सही उत्तर है भौतिक शक्तियों के आधार पर। भौतिक शक्तियों के आधार पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक हीगल की लिखी गई है। हीगल ने लिखा है और हीगल का जो प्रसिद्ध कृति है या प्रसिद्ध
कथन है दोस्तों वो कहता है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, ये कथन किसका है? तो ये कथन सर हेनरी मैन का है, जो ये मानते हैं कि आज तक जितने भी समाज सुधार हुए हैं या वैधानिक सुधार हुए हैं उस पर बेंथम का प्रभाव अवश्य ही पड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है बुद्ध एंड हिज धम्म, तो उस पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अभी हमने चर्चा भी की है। प्रश्न है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है या अवतरण है या मार्च पास्ट है? तो ये कथन उस हीगल का है। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते हैं और हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। वो कहते हैं कि राज्य को आत्मा का बृहद रूप है और हीगल जो है मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व मानते हैं, चेतना या फिर जो हमारा माइंड तत्व है उसको। लेकिन मार्क्स उनके विपरीत जाकर भौतिक शक्तियों को या भौतिक तत्वों को सृष्टि का विकास मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों अगर जो देखा जाए तो बेंथम ने सुख दुख प्राप्ति के 5 स्रोत बताए हैं और ये जो है ऑप्शन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बेंथम ने सुख दुख के जो 5 स्रोत बताए हैं उसमें प्राकृतिक स्रोत, राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत, नैतिक, सामाजिक या लौकिक स्रोत और धार्मिक स्रोत हैं। तो याद रखिएगा, आप 5 स्रोत सुख दुख के बेंथम द्वारा बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो उपयोगिता के सिद्धांत का जो प्रवर्तक है बेंथम इस कथन का व्याख्याता है, जो कहता है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह इसके लिए अधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया और उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों लास्की का है, जो कहता है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त अवस्था में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? तो ये महत्वपूर्ण कथन कार्ल मार्क्स का है, जो ये मानता है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति जो है वो एक दायी या पालन पोषण करने वाली माता के समान है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? ऑप्शन है आपके स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता और दूषित प्रणाली, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव। तो सही उत्तर है दोस्तों निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली जो है ये स्वस्थ लोकमत या पब्लिक ओपिनियन के मार्ग में बाधा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग और चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह जो है चुनाव लड़ना उनके जो है साधन नहीं है, जबकि दबाव समूह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग के माध्यम से जनता पर दबाव बनाकर अपने हित समूह की मांगों को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो सही उत्तर है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण कथन है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या है। तो ये दोस्तों ये कथन GDH कोल का है, लेकिन आप ऐसे सुनिए कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है, ये कोल का कथन है। तो केवल मिथ्या है या कपोल कल्पना आए तो आप GDH कोल को यहाँ पर सही मानेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? यहाँ पर है ऑप्शन ए है हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है पवित्र परिवार या होली फैमिली, ऑप्शन सी है दर्शन की दरिद्रता, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी पुस्तकें मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो उसे कुछ उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का है, जो ये कहता है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वो राज्य का सदस्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, J.S. मिल का है। उसने ये कहा है कि राजनीतिक सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो संवैधानिक दबाव समूह जो हैं वो आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूह में शामिल नहीं है, जबकि संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह आमंड पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? तो सही उत्तर है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी उपागम का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श होता है? तो सही उत्तर है आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति को राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का अभिमुखीकरण माना है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई? तो ये लुशियन पाई और सिडनी बर्बा के द्वारा पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक संपादित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लासवेल और मोस्का का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है दोस्तों अभिजनवादी। अभिजनवाद या अभिजनवादी चिंतक है लासवेल और मोस्का। दोस्तों जो अभिजन का सिद्धांत है इसका सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोपीय देशों में इसका विश्लेषण किया गया और इसमें पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और ये अभिजनवादी विचारकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण क्या हैं? तो आपको याद होना चाहिए समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। समानता, क्षमता और विशेषीकरण दोस्तों ये लुशियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रेबियल आमंड जो हैं वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते या विश्व के राजा दर्शन की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है प्लेटो द्वारा दिया गया और ये कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? तो देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना सही है और विदेशी वस्तुओं और सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार ये भी सही है, संबंधित था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? ऑप्शन है आपके डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली और सरोजनी नायडू। तो अरोड़ा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन देखते हैं दोस्तों, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। इसके अलावा यह बहुदलीय निकाय था, ये सही नहीं है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये भी सही नहीं है। और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं, ये सही है। तो 1 और 4 सही हैं दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है।
किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था? तो साइमन, एक जो है लोक प्रशासन के विचारक हैं साइमन, इन्होंने संगठन के जो सिद्धांत हैं यानी थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए उसे अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो ये मामला था दोस्तों मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के विवाद का चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य का जो मुकदमा था दोस्तों, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवाद का पहला मुद्दा था। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग कोरम के अंतर्गत शामिल होता है और जब तक सदन की गणपूर्ति नहीं हो जाती है तब तक ये स्थगित रहती है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य के आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में जो है दोस्तों किन किन तत्वों का समावेश पाया जाता है? तो उदारवाद और समाजवाद। लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट में उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? तो आप जानते हैं जो 74वां संविधान संशोधन है, आप गलती से 73वां न मार दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है। नगरीय संस्थाओं से या नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं से संवैधानिकता से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति और सबसे लास्ट में LM सिंघवी समिति। तो ये जो क्रम हो जाएगा 3, 4, 1, 2 आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन में कुछ जो है नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। ऑप्शन है आपके असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार, हिंसक कार्य। तो गांधी जी के सत्याग्रह में जो है हिंसक कार्य साधन के रूप में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो अनुच्छेद कौन है? तो ये है अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार का जो है मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है, ये धारणा क्या कहलाती है? तो ये धारणा दोस्तों बैठ जाना कहलाती है, यानी किसी सदस्य को बोलने से मना करना या बोलने की अनुमति देने की अवधारणा उस सदस्य को बैठने की ओर इंगित करता है और उस सदन का अध्यक्ष जो होता है सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है और सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी है? शक्तियों का बंटवारा, ये सही है। शक्तियों का पृथक्करण, ये नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये नहीं है। लिखित संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, इसकी धारणा अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो जब जनहित मुकदमा या लोकहित मुकदमा लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। तो याद रखिएगा, जनहित याचिका की शुरुआत PN भगवती ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है कुल 24 समितियों का गठन किया गया है भारतीय संसद में विभागों से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में
नहीं है। तो राज्यसभा का विघटन जो है ये भारत के राष्ट्रपति के संबंध में या संसद के संबंध में ये अधिकार नहीं है। लोकसभा का विघटन, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान और समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को जो है अधिवेशन के लिए आहूत करना, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन वो नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही उत्तर है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल के रोकथाम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, कौन सी व्यवस्था कहलाती है? तो ये है संचयी मतदान प्रणाली। संचयी मतदान प्रणाली में जो है मतदाता अपने वोट को एक या एक से अधिक प्रत्याशी को दे सकता है और इसके अंतर्गत मतदाता अपने वोटों को किसी एक को दे सकता है या अन्य प्रत्याशियों में बांट भी सकता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। तो लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यह एक उधार का झोला या उधार का थैला है, भारतीय संविधान के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा समिति का प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है लोकसभा के समक्ष लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य, तो राज्य एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत ये विश्वास करता है कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाता है और टी.एच. ग्रीन का मानना है कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना या रोकना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके दुर्खीम, नॉजिक, राल्स और सभी। तो सही उत्तर है रॉबर्ट नाजिक जो हैं वो न्यू लिबरलिज्म के प्रवर्तक हैं। 9 उदारवाद में क्या माना जाता है? ये उदारवाद की प्रारंभिक धारा व्यक्तिवाद की वकालत करता है। 9 उदारवाद या न्यू लिबरलिज्म मानता है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और नाजिक राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के पुनर्वितरण के घोर विरोधी हैं। नाजिक का सिद्धांत व्यक्तिवाद की तरह मुक्त बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? तो आप जानते हैं कुल 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति का निर्माण राष्ट्रीय हित के आधार पर ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों WHO ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टी काउंसिल और सचिवालय ये सब संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता नीति के प्रतिपादक माने जाते हैं और नेहरू के साथ नासिर और टीटो जो हैं, नेहरू और कर्नल टीटो, ये सब गुटनिरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत युद्ध वाक्यांश में मूलतः संबंधित है या शीत युद्ध या कोल्ड वार वाक्यांश किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक युद्ध से संबंधित है शीत युद्ध, और इसमें कोई जो है आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, आसियान जो कि दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी।
उस संगठन का एक सदस्य कौन सा है? ऑप्शन है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोई नहीं। तो दोस्तों थाईलैंड जो है वो आसियान का एक सदस्य राष्ट्र है और इसमें कुल 10 सदस्य राष्ट्र हैं, याद रखिएगा। आसियान में थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई थी? तो सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? तो राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक निर्भरता। तो दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता को छोड़ दीजिए, तो राज्यों की अर्थव्यवस्था का विलय, सूचना का प्रवाह और बढ़ती भौगोलिक अंतर्निर्भरता को वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा से संबंधित है ह्यूमन राइट्स की अवधारणा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से शाखा है। इसके अलावा इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों 1 और 3 सही है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पे कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही पदासीन होता है और मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं केवल सिफारिशी प्रकृति की होती हैं। तो 1 और 3 मानवाधिकार के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया है? तो सही उत्तर है F.W. टेलर। F.W. टेलर ने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली के रूप में नहीं स्वीकार किया है। आदेश की एकता जो है ये संगठन का प्रमुख सिद्धांत है। इसमें ये माना जाता है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केवल अपने उच्चस्थ अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करेगा। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से ही है दोस्तों, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? तो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना ये स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? तो ब्यूरोक्रेसी शब्द के प्रतिपादक विंसेंट डी गुर्ने हैं। दोस्तों विंसेंट डी गुर्ने नौकरशाही शब्द के प्रतिपादक हैं और नौकरशाही के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो सही उत्तर है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो अनौपचारिक संगठन या मानव संबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुद्दों पर बहस हुई थी? तो सही उत्तर है प्रासंगिकता, मूल्य समता और परिवर्तन। प्रासंगिकता, मूल्य समता और परिवर्तन ये मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के चर्चा के प्रमुख बिंदु थे। अगला प्रश्न है, ये किसने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? तो सही उत्तर है दोस्तों रैमजे मेयर। ब्रिटेन के ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने कहा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के ओट में या लबादे में फलती फूलती है। पद सोपान या हायरार्की का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उच्च का निम्न पर नियंत्रण पद सोपान का अर्थ होता है। उच्चस्थ का निम्नतम पर नियंत्रण होता है और ये दोस्तों हायरार्की लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांतों में आता है। अगला प्रश्न है, पोस्टकार्ब शब्द लोक प्रशासन के किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों पोस्टकार्ब शब्द जो है ये लोक प्रशासन के क्षेत्र का संक्षिप्त रूप है और इस शब्द की अवधारणा या पोस्टकार्ब शब्द की रचना लूथर गुलिक द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है पोस्टकार्ब शब्द से लोक प्रशासन के क्षेत्र का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ लोक सेवाओं को और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को दिया गया है, इनमें से इनको ठीक ठीक बताना है। तो दोस्तों देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आपका राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है।
और देखिए भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण है ये केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में है। भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी तो ये आपका स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। और आयकर सेवा इसका जो प्रशिक्षण संस्थान है प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में है। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शब्द निष्पादन बजट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है अमेरिका में प्रथम हूवर आयोग ने निष्पादन बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि वचनबद्ध नौकरशाही से ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी ने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन बेहतर है, ये जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद की धारणा को थोड़ा चेंज किया और कहा कि एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। तो ये जो है बेंथम के उपयोगितावाद को व्यवहारिक बनाने में मिल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के जो है सिद्धांत में नैतिकता का पुट दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो ये कथन मोहनचंद करमचंद गांधी का है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का कथन है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.एस. शेखावत और फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं और ये राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1990 में। राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण किससे संबंधित है? तो ये डेविड ईस्टन से संबंधित है जो है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान की आधारभूत संरचना या मूल संरचना का विचार प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण है कि उदारवाद व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। और उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संबंध में सही क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ए और आर दोनों सही है क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि यूनानी न्याय की अवधारणा किस प्रकार की है? कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या राजनैतिक? तो प्लेटो के अध्ययन से आपने जान लिया है कि यूनानी न्याय की अवधारणा काफ़ी हद तक नैतिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और हाब्स। तो सही उत्तर है तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु है क्योंकि उसने अपने जो राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जेफरसन का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन ने कहा था कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है किस चीज़ से? तो व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है। हीगल और ग्रीन दोनों विचारक राज्य के युद्ध के लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में सहमत नहीं है क्योंकि ग्रीन राज्य को इच्छा का आधार मानता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों विधि को लागू करना कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है।
राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह एक सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है? मैक्सी, फास्टर, डनिंग और अरस्तु। तो अरस्तु का कथन है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदायों में सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है कि कथन कारण से संबंधित है। कथन है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है, ये सही है। और कारण है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके कौटिल्य, मनु, व्यास और कामंदक। तो सही उत्तर है मनु जो हैं वो स्मृति के लेखक हैं और मनु राज्य की उत्पत्ति और उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं। और मनु को दोस्तों प्रथम विधि शास्त्री या विधि निर्माता भी माना जाता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू जो है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यह किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है कि न्याय जो है वो सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। अगला प्रश्न है राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो सही उत्तर है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां ये राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? दैवी उत्पत्ति, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों दैवी सिद्धांत या समझौता सिद्धांत ये केवल एक पक्षी वर्णन करते हैं, लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत हैं ये राज्य की उत्पत्ति के सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, ये कथन किसका है? तो ए डी लिंडसे का कथन है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। लिंडसे जो हैं एक प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं और बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह मात्र एक समुदाय है और ये कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है, ये कथन किसका है? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की, एच जे लास्की का कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2013 के राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र है, उसका आखिरी और 120वां प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे जाता है? तो सही उत्तर है अधिकारों के कानूनी अधिकार के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन है। दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या की है और संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या इसने लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में किया है और यहीं पर उसने अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत या उसका समर्थन किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हल किया जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का राजनीति विज्ञान का वर्ष 2013 का हल प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आप इसको तैयार कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।